You know, I'm taller than Anya now. Anya is basically Recording in progress. सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का सत्र शुरू करने से पहले जेनिन के बारे में थोड़ा जानते हैं और आप सबका जेनिन में बहुत बहुत स्वागत है। जेनिन की स्थापना अप्रैल सन 2017 में हुई थी और ये एनसीआर में हुई थी, पर पिछले 5 साल में अभी हमारा नेटवर्क काफी बढ़ गया है और हमारे पास 600 प्रोफेशनल सदस्य हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और ये एक बड़ी सफलता है हमारे जेनिन के लिए। और हमारे जेनिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम जो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं उनका किस तरह से हम अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में उपयोग करें ताकि हम अपनी जीवन का स्तर सुधार सकें, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। और अभी तक हम 100 से ज्यादा सेशन कर चुके हैं जैन धर्म के सिद्धांतों से संबंधित, जो हमारा उद्देश्य है उसको लेकर के। और अभी हम बेसिक्स ऑफ जैनिज्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसमें 6 सेशंस अभी तक हो चुके हैं और आज 7वां सेशन है। तो आज के सेशन की चर्चा शुरू करने से पहले जो आज हमारे वक्ता हैं नरेश जी, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। नरेश जी ने सन 1995 में इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा राजस्थान से, और उसके बाद वो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर चुके हैं जैसे रोल्टा, इंटीग्राफ, फ्लोर डेनियल। और पिछले 22 वर्षों से वे फ्लोर डेनियल के साथ ही जॉब कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। वह दुनिया के कई शहरों में जैसे लंदन, दुबई आदि बड़े शहरों में रह चुके हैं और अभी वह गुरुग्राम में रहते हैं अपने परिवार के साथ। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वंदना जैन इंदौर से हैं और उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां भी हैं। जो बड़ी बेटी हैं अनुष्का जैन, उन्होंने आईआईटी मंडी से ग्रेजुएशन किया और वह अभी गोल्डमैन सैक्स में जॉब कर रही हैं। और उनकी छोटी बेटी प्रतीक्षा जैन, वह भी आईआईटी मंडी से भी ग्रेजुएशन कर रही हैं। और नरेश जी के माता पिता जैन धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। नरेश जी के ऊपर जैन धर्म का प्रभाव लंदन में मीनल जी और शीतल जी के द्वारा पड़ा और उन्होंने लंदन में सन 2006 में पंचकल्याणक भी अटेंड किए और हाल ही में उन्होंने गांधीनगर में विकास छाबड़ा जी के साथ पंचकल्याणक अटेंड किए। नरेश जी हर संडे जैन धर्म की क्लास अटेंड करते हैं और उनका जैन धर्म पे अटूट आस्था है। और अभी वर्तमान में नरेश जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी अध्ययन कर रहे हैं पंडित सौरभ शास्त्री जी के द्वारा, और समाधि शतक की डेली क्लास अटेंड करते हैं जो कि श्री अशोक जी जैन अरिहंत कैपिटल वाले करवाते हैं। और वह परमागम ऑनर्स के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं। तो जैन धर्म का नरेश जी का जैन धर्म का ज्ञान और जैन धर्म पर आस्था काफी है। तो मैं अपनी परिचय को यहाँ रोकता हूँ और नरेश जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वह आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं और हमारा ज्ञानवर्धन करें। नरेश जी। और मैं जस्ट 1 मिनट लेना चाहूंगी उससे पहले। आज कई नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, आप लोगों ने नोट किया होगा JNN3 में बहुत सारे लोग कल जुड़े हैं। तो ये जीतो प्रोफेशनल ग्रुप के मेंबर्स हैं और जीतो की एक समिट हुई थी, उसमें से लोगों को जिनको इंटरेस्ट आया JNN के कॉन्सेप्ट में वो जुड़े हैं। तो मैं बस बताना चाहती हूँ कि ये हमारा 45 मिनट्स का करीब का सेशन होता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो एंड वी डिस्कस एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स
टू द कॉम्प्लेक्स वंस। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप नोट कर लीजिए, और कोई भी कितना भी बेसिक क्वेश्चन है यू कैन ask. After that, we have our mentors, Kamal uncle, YK uncle, Dr. Vibha, who can help answer along with the speaker of the session, Naresh ji. So with that, Naresh ji, over to you. आप म्यूट पे हैं नरेश भैया। जय जिनेंद्र, मेरी सबको आवाज आ रही है? जी जी नरेश जी, हाँ आप शुरू करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू नीरज जी इतना डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, पढ़ रहा हूँ, मेरी जागृत इच्छा बहुत है जनरल जानने की, और वही प्रयास रहता है कि मैं समझ सकूं। मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर या शास्त्री या मैं बोलूँ कि मैं पंडित हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप सब जैसा ही है, और बस एक जिज्ञासा है कि जहाँ अपन पैदा हुए हैं, जो माँ बाप से संस्कार मिले हैं, तो उनको सीखा जाए। और क्वेश्चन पूछने की एक आदत है कि हम इंटरनेट से इंजीनियर से जिस तरह से, तो हम आगे चलते हैं आज की जर्नी में। कोई भी काम करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। हमारा मंगलाचरण हो गया है और इसको हमने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है, तो हम सीधा चलेंगे आगे। जो आज का टॉपिक है द्रव्य, आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से बताता हूँ। ये बेसिक सीरीज है, हम लोगों ने 4-5 साल पहले सेक्टर 43 में स्टार्ट हुआ था, और बहुत ही अच्छे से सिंसियरिटी से मुझे भी बहुत चीजें जानने का मौका मिला। स्टोपदेश का नाम पहली बार सुना था, और द वे कमल अंकल पढ़ाते थे और स्वाति जी और विपुल भैया पढ़ते थे, तो मुझे भी बहुत इच्छा हुई। और ये एक अच्छी बात है कि आज हमारा जो जैनिन है बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गया है। तो अब बात चलती है कि द्रव्य, तो बात हुई द्रव्य, पदार्थ, परमाणु, तत्व, ये सब हम साइंस में पढ़ते थे, धर्म अधर्म। तो यही हुआ कि है क्या चीज और मुझे क्यों जानना चाहिए, और आप सबको भी क्यों जानना चाहिए। एक बहुत सिंपल है, हाँ यार 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, लेकिन इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हम सबके साथ में आधे घंटे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि द्रव्य क्या होते हैं और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है, और ये कहाँ कहाँ रेफर होता है, और इसमें कितनी पावरफुल है, कितना पावर है। तो चलते रहिए मेरे साथ, एंड आई कैन गारंटी एंड में आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो गुणों के समूह को द्रव्य में कहते हैं। ये अपना बालबोध में आता है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे समझेंगे। तो गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, या जो थोड़ा और टेक्निकल जाएंगे, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, उसे द्रव्य कहते हैं। जो बिगिनर्स है वो यहाँ समझ लें कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या गुणों पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। अच्छा, ये कितने होते हैं? खैर ये बताई दिया नीरज जी ने कि ये 6 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, यहां से अपनी क्लास स्टार्ट होती है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 द्रव्य आए यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा होता है कि यार ये उद्गल क्या है, अजीव क्यों नहीं है, धर्म, थोड़ा तो कंफ्यूजन रहेगा जो बिगिनर्स है मेरे साथ में। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीव किसे कहते हैं, एंड आई वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव। जिसको आता है वो चैट बॉक्स में टाइप कर लिख भी सकता है, कोई बात नहीं। बहुत तो 6 द्रव्य होते हैं। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। यहाँ तक भी शायद सबको पता होगा। जिसमें ज्ञान पाया जाए उसे जीव कहते हैं। बहुत सिंपल सी बाल बोध वाली डेफिनेशन है। हाँ, जीव के बारे में पढ़ते पढ़ते अगर हम आगे तक जाएंगे, हमारा टोटल प्रयास जो भी है कि हमें जीव की सिद्धि करनी है, जीव को जानना है, समझना है, तो हम एक द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो जीव एक द्रव्य है। तो जिसमें ज्ञान पाया जाए, चेतना होती है। तो फिर पुद्गल किसको कहते हैं? पुद्गल जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए। डेफिनेशन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, स्लाइड में शेयर कर लूंगा, बट ये हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और आगे चलेंगे यहाँ से। कि पुद्गल, हमने एक को जीव बोला जिसमें
ज्ञान है, और फिर एक पुद्गल। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इवन जो हमारा शरीर है, ये कोई बताएगा कि ये जीव है या पुद्गल है। अभी यहाँ पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं जीव हूं या पुद्गल हूं। तो ये एक विचारणीय सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर धर्म द्रव्य। धर्म किसको बोलते हैं? पूजा पाठ को धर्म नहीं कहते। हम जो बात कर रहे हैं वो धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो धर्म द्रव्य किसे बोलते हैं? जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है। जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है। जैसे स्वयं चलती हुई मछली को जल उसमें निमित्त है और मछली चलती है, तो यहाँ पे वो धर्म द्रव्य है। तो पानी यहाँ पर, जल यहाँ पर धर्म द्रव्य है। ऐसे ही फिर हम अधर्म द्रव्य की बात करेंगे। सीधे बोलते हैं अधर्म मतलब पाप, नहीं, वो वाला अधर्म नहीं है। तो अधर्म द्रव्य किसको कहते हैं? जो गमन पूर्वक ठहरने वाले को, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को पेड़ की छाया। तो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पे हमारे एक विपुल भैया का नाम लिया था मैंने, मुझे आई डोंट नो वो है कि या नहीं है। करीब 1 साल पहले उनसे डिस्कशन हुआ था, तो मैंने बताया मुझे कि नरेश जी, मैंने जो डेफिनेशन निकाली है धर्म द्रव्य की और अधर्म द्रव्य की, मैंने कहा क्या, कि धर्म द्रव्य मतलब जो आपको मोक्ष तक ले जाने में निमित्त हो। बात विचारनी है। किसी विद्वान ने या कहीं सर्टिफाइड दिया, मैंने डिस्कस भी नहीं करी, बट वो बात मुझे अभी तक भी याद है। और अधर्म द्रव्य जो आपको संसार में घुसाए या आपको नरक की तरफ ले जाए, तो वो, या निगोद की तरफ ले जाए, वो अधर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य विपुल भैया के अनुसार जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाए। तो हम आज सब भव्य जीव हो, आप जब सुन रहे हो और पढ़ने बैठे हो या जैन धर्म की चर्चा में हो, तो सब भव्य जीव हो, तो जो आपको मोक्ष ले जाए वो धर्म द्रव्य। तो धर्म और अधर्म द्रव्य कहां पर है? तो ये संपूर्ण लोक के अंदर फैले हुए हैं। जैसे तिल में तेल होता है, वैसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं। ठीक है। फिर बात आती है आकाश द्रव्य की। तो हाँ, आकाश द्रव्य की बात आती है। तो ऊपर नीला दिखने वाला कौन सा द्रव्य है? ये क्वेश्चन आएगा, क्या वो आकाश है? नहीं, वो पुद्गल है। फिर आकाश क्या है? जो सभी द्रव्यों को रहने में निमित्त हो, सभी द्रव्यों को रहने में निमित्त हो, वो आकाश द्रव्य है। तो ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर जगह नहीं है? तो आकाश का नाम दूसरा जगह ही है, इसलिए आकाश सर्वत्र है, सर्वत्र, एवरीवेयर। आप 3 लोग बोलो, इधर बोलो उधर बोलो, जो आपको रहने में जगह दे, वो आकाश द्रव्य है। तो फिर काल द्रव्य किसे कहते हैं? अब एक और बचता है कि काल द्रव्य, जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य की अवस्था का नाम समय है, अथवा दिन, घंटा, महीना, वर्ष आदि का नाम भी काल द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको और समराइज करते हैं आगे कि कौन सा द्रव्य किसको निमित्त होता है। तो धर्म द्रव्य जीव, और धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल सभी को रहने में निमित्त है, और काल सभी को, सब आ जाएंगे उसके अंदर, बदलने में निमित्त है। तो थोड़ा सा आगे चल के अब थोड़ा कंफ्यूजन सा होने लगा है, ये पुद्गल की बात कर लेते हैं। तो रूपी द्रव्य जो हमें आंखों से ये दिखाई दे या हमारी इंद्रियों से पहचान सके हम उसको, वो पुद्गल है, दिखने वाला द्रव्य। तो इसमें भी थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे तो आएगा कि जो पुद्गल को छोड़कर शेष 5 द्रव्य हैं वो अमूर्तिक हैं, अरूपी हैं। तो टोटल 6 द्रव्य की बात करी थी हमने, वहां पे जो पुद्गल द्रव्य है उसको छोड़ के बाकी दिखाई नहीं देते। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव, काल हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो
इसमें अरूपी क्या होता है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ना हो। मेरे को ख्याल से हिंदी समझ में आती होगी कि वर्ण का मतलब रंग, कलर जैसा होता है, गंध का मतलब खुशबू है, स्मेल है, स्पर्श मतलब टच, इस तरह से। ओके, अजीव द्रव्य किसे कहते हैं? अरे अभी तो पुद्गल बताया था, अभी अजीव पर आ गए। हाँ, तो पुद्गल इज ए पार्ट ऑफ अजीव, लेकिन ये जो पांचों हैं, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये पांचों अजीव है। इनके अंदर ज्ञान, दर्शन, चेतना नहीं है। तो ये 5 द्रव्य अजीव हैं। तो ये हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इवन मैं 1 घंटे पहले तक मैं भी कंफ्यूज था, मेरी वाइफ ने, फिर मेरी बेटी ने समझाया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, पुद्गल द्रव्य, अजीव द्रव्य। ठीक है, थोड़ा सा और समरी एक टेबल में देख लेते हैं। दिखने वाला और जीव है, दिखने वाला है, नहीं है, अजीव। पुद्गल दिखने वाला है, हाँ। धर्म दिखने वाला, नहीं नहीं नहीं, अजीव की अगर बात करेंगे तो जो पांचों हैं, धर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इस तरह से, और जीव, इस तरह से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ बात करेंगे हम कि द्रव्य कितने हैं। तो जाति की अपेक्षा तो द्रव्य 6 हैं, जाति की अपेक्षा। फिर अलग अलग से जाएंगे तो जो जीव हैं वो अनंत हैं। इसमें सारे आ गए आपके 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, वो हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। और जो पुद्गल है वो जीवों से अनंत गुणे अर्थात अनंत अनंत है। और धर्म, अधर्म, आकाश, ये एक एक है। काल, ये असंख्यात है। अब ये बोला, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? यस, ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? इसकी क्या गारंटी है कि ये जीव ज्यादा होते हैं कि पुद्गल किसने गिना, किसने नहीं गिना? तो इस पे हमें श्रद्धांजलि करना पड़ेगा। ये भगवान की वाणी में है। तो भगवान की वाणी में आया तो मैं, आपने मंगलाचरण देखा होगा शुरू में कि मंगलम भगवान वीरो, महावीर भगवान की वाणी में आया। गौतम गर्दन ने सुना, गौतम गर्दन से आगे फिर आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया और ये हम तक पहुंचा। तो हाँ, ये समस्या बहुत इस तरह के विद्वान क्वेश्चन आंसर्स होते थे और भगवान की दिव्यवाणी खिलती थी, तो उससे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं गोमट सार, धवला जी, और वहां पे बहुत डिटेल्स मिल सकती है। मैंने भी विकासी छाबड़ा का 2 शिविर अटेंड किए थे, तो फिर श्रद्धांजलि मेरा और पक्का हुआ कि वहां पर एक एक सूत्र के अनुसार सब चीजें हैं। तो हमें श्रद्धांजलि, हम लोग जैन कुल में पैदा हुए, हमें जानना भी चाहिए कितने हैं। जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी मतलब कर्म सहित जीव, जैसे हम लोग, और मुक्त जैसे सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान नहीं, अभी कर्म रहित जीव जैसे सिद्ध भगवान। तो जीव के 2 भेद हुए, एक कर्म सहित और एक कर्म रहित। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। विश्व, हम विश्व की बात करते हैं। तो दुनिया है, विश्व है, ये है क्या? क्वेश्चन तो आता है कि जैन दर्शन के अनुसार विश्व क्या है। बच्चे को बोलेंगे तो ग्लोब लेके आ जाएगा, फिर आगे और दिखा देगा, आसमान दिखा देगा, यही सब चीजें हैं। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार विश्व क्या है? तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व, दुनिया कहते हैं। इन 6 द्रव्यों के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हम द्रव्य लग रहा था कि बालबोध की चीज है, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया ही बताती है। हाँ, तो ये किसी न किसी तरह से 6 द्रव्य जो है। तो फिर क्वेश्चन आएगा, विश्व को बनाने वाला कौन है? विश्व को बनाया किसने? तो यहाँ पे अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग धर्म है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार हम आगे चलते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार विश्व को बनाने वाला कौन है। समझ में आ रहा है ना सबको? मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा? या समझ में नहीं आए तो हैंड रेज कर सकते हो, और स्वाति जी कैन आल्सो हेल्प। तो क्या भगवान ने बनाया इस दुनिया को? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि हम, ठीक है, भगवान है या नहीं है, या भगवान ने दुनिया को बनाया है, ये एक प्रश्न आता है। तो इसका आंसर है
नहीं, जैन दर्शन के अनुसार भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया। तो फिर विश्व को बनाने वाला, चलाने वाला, नष्ट करने वाला कौन है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सब चीजें चल रही है, क्या हो रहा है ये, मतलब कोई तो होगा जो चलाता होगा। तो इसका आंसर है कोई नहीं है। विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित है। जैन दर्शन के अनुसार विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित है। तो फिर भगवान का क्या कार्य है? भगवान का क्या कार्य है? तो हमारे सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, केवली भगवान ये दुनिया को जानते हैं। एक समय में, एक काल में दुनिया को जानते हैं, लेकिन बनाते नहीं है। तो यहाँ पे हमें विचार करने वाली बात है। हम जिनवाणी माँ, आज मदर्स डे भी है। सबसे पहले तो मैं अपनी माँ और मदर इन लॉ, जिनका बहुत प्रभाव है, उनको सादर नमस्कार करता हूँ। और फिर जो भारत माता है जहाँ मैं है, और सबसे बड़ी बात है जिनवाणी माता, जिन्होंने रास्ता बताया। तो जिनवाणी माता को मैं नमन करता हूँ। आज मदर्स डे, और मेरा सौभाग्य भी है कि 7वां तो आज सीरीज का है, और 108 नंबर का हमारा जेनिन की क्लास है ये, और मदर्स डे तो जिनवाणी माँ को बताते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ हमें जानने को मिला कि दुनिया को भगवान जानते हैं, बनाते नहीं है, ये जिनवाणी माँ बताती। तो फिर आखिर दुनिया में जो कार्य होता है उनका कर्ता कोई तो होगा, कोई तो होगा। सो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य पर्याय का स्वयं करता है, कोई किसी का कर्ता नहीं। जो ऐसा मान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। अभी हम लोग बिल्कुल बाल बोध के लेवल की बात चल रही है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि 8 साल के बच्चे को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो बिल्कुल सही, हम जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना सब्जेक्ट जटिल होता जाएगा। अदरवाइज जैन दर्शन बहुत ही सरल है, और आचार्य की वाणी में आया है। और द्रव्य नियोग के हम आगे भी बात करेंगे कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य का स्वयं करता है, कोई किसी का करता नहीं। जो ऐसा मान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है, और जो है उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। तो अब ये द्रव्य को जानने से लाभ क्या है, क्या फायदे हैं? हाँ, हम भी एक द्रव्य हैं, गुणों के पिंड हैं। इससे दीनता, हीनता की भावना मिटती है, विश्व व्यवस्था का ज्ञान होता है। ग्रहित मित्व क्या है, ये अलग से क्लास में हमारे पढ़ाया गया है, और हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ग्रहित मतलब जो इस भाव में हमने ग्रहण किया है वो मिथ्यात्व मिटता है। ऐसा ज्ञान होता है कि मैं भी करता नहीं हूं, ये जगह मेरे परिवार का स्वामी हूं। मैं जॉब करने जाता हूं, मैं सैलरी लेके आता हूं, उससे परिवार का खर्चा चलता है। मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे ही अंश हैं, उनको मेरी बात मानना चाहिए। मेरी पत्नी है, मुझे उनकी बात माननी चाहिए, और उनको मेरी बात माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन आज के परिवेश में हमें ये जान लेना चाहिए, और सारे झगड़े ही मिट जाएंगे। जैसे अब हम जो जैनिज्म में बात करते हैं, प्रैक्टिकल सीरीज की भी बात करते हैं कि मुझे कहाँ फायदा हुआ अगर मैं द्रव्य की और सात तत्व की व्यवस्था को समझता हूँ। अनिल अंबानी, वहां तो करोड़ों अरबों पता नहीं कितने रुपए थे, वहां भी झगड़ा हुआ, रिजल्ट आपको पता है। हर घर के अंदर मैं जिधर भी देखता हूँ, चाहे वो ननियाल का हो, ददियाल का हो, परिवार है, वहां पे किसी भी चीज को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है। मोस्टली हम जैन लोगों में कम होते हैं क्योंकि हम समझते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन झगड़े हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हस्बैंड चाहेगा वाइफ उसके हिसाब से चले, वाइफ चाहेगी कि हस्बैंड उसके हिसाब से चले। ऑनेस्टली 2 साल पहले मैं जब इंदौर गया
एक सिद्ध चक्र विधान अध्ययन किया, मैं सबसे पूछा तो भैया आपका ना थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इशू आ रहे हैं, इज इट विद एवरीवन? तो जैन दर्शन पढ़ते जी स्वाति, हाँ, बीच बीच में बहुत इंटरप्शंस हो रहे हैं, आवाज हाँ। नहीं आती है लगभग। अगर सर ना अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो हाँ। उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। नरेश भैया आपका बीच बीच में काफी कट रहा है एक्चुअली, तो मे बी आप वीडियो ऑफ करके थोड़ी सी देर ट्राई कर सकते हैं। ओके, और आप हाँ। प्रैक्टिकल वाली बात स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां से समझ नहीं आया। मैं मोबाइल पे जाऊं तो आवाज कोई ही और आना स्क्रीन बंद हो शेयर गई। कर सकता है? मोबाइल इज मच बेटर। ओके, मैंने ग्रुप में डाला, अगर पॉसिबल है तो आई कैन गिव इट ट्राई। अभी टाइम है हमारे पास। आप ट्राई करिए, मैं भी डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ प्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है, और मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, ठीक है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, स्वाति जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ, स्क्रीन हाँ जी, नजर आ जी। रहा है। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था कि द्रव्यों को जानने से क्या लाभ है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा था मैं। तो चाहे हमारा ऑफिस हो या परिवार हो, हमें बहुत मदद मिलती है। अंकल मेरी वॉइस ठीक है अभी? हाँ जी। हाँ, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ऑफिस में कैसे मेरे जो कुलीग्स हैं वो यही सोचते हैं इनका कौन सा ग्रेड है, इनको सैलरी ज्यादा क्यों मिलती है, इन्होंने कम काम किया फिर भी इनको प्रमोशन मिल गया। लेकिन मुझे थैंक्स टू मेरे मेंटर्स यही बताया, आप अपना में ध्यान रखो। और जैसा लास्ट टाइम स्वाति जी ने बताया था, कर्म सिद्धांत पूरा खोल के रख दिया था। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जो मैं हूं, मेरी पोजीशन मेरी वजह से है। आज 1.5 लाख बच्चे आईआईटी देते हैं या 10 लाख जितने भी हैं, हर एक बच्चे की अलग पोजीशन होती है। तो जिसके अंदर जितनी क्षमता है उतनी ही आएगी। किसी की कम आई, किसी की ज्यादा आई, वो एक अलग चीज है। तो द्रव्य को अगर हम जानते हैं तो हम उस चीज से निकल जाएंगे, हमारे विकल्प कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब घर की बात करते हैं। घर में हम भाई बहन हैं, कहीं कोई कषाय आ जाती लेने देने में, प्रॉपर्टी में, पिताजी की संपत्ति में, या एक भाई ज्यादा कमा रहा है और एक भाई नहीं कमा पा रहा है, तो वहां चीज आती है। लेकिन अगर हम धर्म पढ़ते हैं तो उससे फायदा होता है। और अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं, हस्बैंड चाहती है, वाइफ चाहती है कि वो हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, तो हमें क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं वाइफ हमारे हिसाब से चले तो क्रोध आ जाता है, या उनको लगता है ये हमेशा हमें ही दबाते रहते हैं। बच्चे हैं, बड़े हो गए, जवाब दे देते हैं, या जनरेशन गैप हो गया, दे आर जेन जी, वी आर नॉट, ठीक है, अप टू द मार्क। अब वो मोबाइल की जनरेशन है। तो ये जो वस्तु व्यवस्था या द्रव्यों को जानने से ये है कि मैं भी करता नहीं हूं। अगर मैं अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ या मेरे बच्चे मेरे यहाँ पैदा हुए तो मैं करता नहीं हूं। ये उनका कर्म था, वो पैदा हुए, उनकी एजुकेशन, उनका पुरुषार्थ। हाँ, हमारा कर्तव्य है, घर में है, और अच्छे से परिवरिश करें। जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा पुरुषार्थ है, वो करना है। लेकिन मैं करता नहीं हूं, ये जगह भी मेरी नहीं है। परिणमन का काल कारण काल द्रव्य है। थोड़े से और बेनिफिट्स की बात करता हूं मैं। हम आगे चलते हैं। तो इनको पढ़ने से वस्तु व्यवस्था समझ में आती है। और जो हमारे ग्रंथ हैं,
हमारे ग्रंथ जो बहुत ही पॉपुलर है, 6 डाला बहुत ही हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, लघु समय सार भी कहा जाता है, और हमने कमल अंकल के साथ भी पढ़ा है इसको, और लॉकडाउन में डॉक्टर संजीव गोधा ने भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है और जानना ही चाहिए। तो इसकी तीसरी ढाल में छंद 6 और 7 के अंदर भी आया है, चेतनता बिंसो अजीब है, 5 वेद जाके है। तो यहाँ भी धर्म द्रव्य की बात आई है यहाँ पे, ये बताना चाहता हूँ। हाँ, कोई बोलना चाह रहे हैं अभी? नहीं, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ग्रंथ पढ़ने में यहाँ भी ग्रंथ का रेफरेंस आया है, तो ऐसा नहीं है कि बाल बोध का, क्योंकि यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका का जैन कोश, ये सब्जेक्ट यहाँ पर भी आया है तीसरी ढाल में। हम आगे चलते हैं, तत्वार सूत्र, वो तो हमारा बाइबिल बोल सकते हैं, या इसको हम श्वेतांबर भाई, दिगंबर भाई सब पढ़ते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी रचित, तो इसके जो 5वां अध्याय है उसका सूत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी द्रव्य 6 द्रव्य की बात आई है, और यहाँ यही बताया कि 6 द्रव्य होते हैं, और धर्म मधर्म आकाश पुद्गल। तो तत्वार सूत्र में भी रेफरेंस आया है। आज तत्वार सूत्र की क्लास नहीं है, लेकिन मैंने वहां से ये रेफरेंस निकाला है कि 5वें अध्याय के अंदर इस तरह से आया है। फिर समय सारजी ग्रंथ, वो तो सर्वोपरि है। अगर ग्रंथ में बात करी जाए पंच परमागम, तो द्रव्य नियोग का सबसे बड़ा ग्रंथ समय सारजी है, जो आचार्य कुंदकुंद देव ने रचा है 2000 साल पहले, और 1000 साल पहले इसकी टीका भी हुई है। तो समय सार ग्रंथ के अंदर पूरा द्रव्य नियोग है। अगर हम 6 द्रव्य 7 तत्व को समझते हैं ठीक से, तो हमें समय सार ग्रंथ भी पढ़ने का, समझने का चांस मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ समय सार से मैंने पिक किए हैं कि द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को जानने से क्या लाभ है। इससे हमारे मोह का नाश होता है। जैसे अब स्वाति जी ने पिछली बार बताया था 8 कर्म, 8 कर्म में जो सबसे डेंजरस है या हमें संसार में घुमा रहा है, ये मोहनीय कर्म के कारण हम लोग घूम रहे हैं। तो इससे जानने से हमारा मोह का नाश होता है। ये अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोह क्या होता है, मोह राग द्वेष, ये आप सब जानते हो, जैन दर्शन में आता है, रोजाना आप जो पूजा पढ़ते हो उसमें आता है, हर स्तुति में आएगा। तो मोह का फिर समय शब्द के मूलतः 2 अर्थ कौन से हैं? तो जो समय सार की बात है, तो आत्मा और 6 द्रव्य, जो समय सार की बात कर रहे हैं, तो आत्मा और 6 द्रव्य, शॉर्ट में आंसर करते हैं। फिर आता है शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर आत्मा और 6 द्रव्य का अर्थ कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल है, पर टाइम है मेरे पास, मैं पढ़ लेता हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं गुरु भी नहीं हूं। समय शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से बना है। अय का अर्थ गमन भी होता है और ज्ञान भी होता है। सम का अर्थ एक साथ होता है। इस प्रकार जिस वस्तु में एक ही काल में जानना, ज्ञान करना और परिणमन करना, ये दोनों क्रियाएं पाई जाए, वही समय है। चूंकि जीव प्रति समय जानता भी है और परिणमन भी करता है, अतः जीव आत्मा यानी कि मैं नामक पदार्थ ही समय है। दूसरे अर्थ के अनुसार जो एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो, उसे समय कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य लिया है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि समय का अर्थ 6 द्रव्य करते हैं तो समय सार का अर्थ क्या होता है? यदि समय का अर्थ 6 द्रव्य करते हैं तो सार यानी कि समरी, उसका निचोड़ अर्थ 6 द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ सारभूत पदार्थ आत्मा या जीव ही होता है। जो हमारी आत्मा है, यहाँ ये बात करते हैं। तो काफी समय ले लिया, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। तो इष्टोपदेश हमने पढ़ा है सर से भी, और बाद में ही मुझे चांस मिला अशोक सर से पढ़ने का। तो इसमें जो 50वें नंबर का श्लोक है बहुत छोटा है, सबको पढ़ा। उद्गल जो था, यही तत्व का सार
अन्य कुछ व्याख्यान सब याही को विस्तार हमें इतना ही समझना है। इसी के साथ मैं अपना ये एंड करता हूँ सेशन। और जो मैंने रेफरेंसेस लिए हैं वो प्रकाश जी छाबड़ा, विकास जी छाबड़ा की वेबसाइट से लिए हैं। और जो एंटायर जेनिन टीम है, कोर टीम है, समय समय पर मार्गदर्शन करती है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। और परमागम ऑनर्स कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया है वो 5 साल का कोर्स है, मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको सही में सही तरीके से पढ़ना है घर पे तो वंशी ने भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। श्री A.K. जैन साहब, अशोक जी जैन साहब, इंदौर अरियन कैपिटल्स, उनका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन वो डेली 1 घंटा परिवार के साथ बिताते हैं और हम सभी पढ़ते हैं, वहां से मार्गदर्शन होता है। और सौरभ सर जो केवल ज्ञान टीवी के चेयरमैन भी हैं और हमारे चैनल में भी आ चुके हैं, मेंबर भी हैं, उनसे हम 2 साल से रेगुलर पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग मोक्षमा प्रकाशक के 5वें अध्याय पर हैं। और डेफिनेटली जय जिनेन्द्र ग्रुप जो गुड़गांव में है, बेसिकली वही बात करते करते मैं स्टार्ट हुआ था। तो सुनील जी, रजनी जी और स्मृति, अजय भैया जो हिरोना में है, सबका भी उससे मुझे मोटिवेशन मिला और मुझे इतनी हिम्मत हुई कि मैं आज आपसे बात कर पाया। मेरा परिवार, पूरा परिवार, चाहे वो यहाँ है इंदौर में या मेरा फ्रेंड्स और आप सब, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच भैया। ये आप स्क्रीन शेयर हटा सकते हैं। हाँ, हटा। थैंक यू, बहुत ही सिंपली आपने पुट किया। एंड एग्जैक्टली मुझे पहले तो लगा था आपका प्रेजेंटेशन देख के कि ये तो बाल पोत होने वाला है आज, but I think you emphasized on the points in a very nice way and appropriate way. So thank you for that. And definitely मुझे तो बहुत क्लैरिटी आई है, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को, 6 दिव्य को सुनती थी, लेकिन मतलब मुझे आज भी मैं नहीं कह सकती कि आई हैव अंडरस्टूड इट फुली, बट बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई है। तो एनीवेज थैंक यू सो मच। और अब हम Q&A के लिए ओपन करते हैं। उससे पहले मैं सबसे अनुरोध करूंगी वीडियो पे आए। आज कई न्यू मेंबर्स भी हैं। इफ यू कैन कम ऑन वीडियो, वी वुड आल्सो जस्ट लाइक टू क्विकली इंट्रोड्यूस यू एज वेल। एंड मीनवाइल कमल अंकल, वाईके अंकल, आप अपने थॉट्स इस प्रेजेंटेशन पे दीजिए और इस टॉपिक पे। कमल जी स्टार्ट करें। नरेश जी ने बहुत सरलता से इतने गूढ़ विषय को कवर किया। और जैसे कि स्वाति ने कहा कि बहुत बालबोध से शुरू करके फिर वो गूढ़ तत्वों पर भी पहुंचे, तो और समय की सीमा के अंदर ही उन्होंने अपना, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। इनको मैं थोड़ा उसमें सप्लीमेंट करना चाहूँगा, वो ये कि ये द्रव्यों की जो परिकल्पना है, ये बिल्कुल आधारभूत स्तर पे होती है। यानी इस पे जिसको हम कहते हैं तो विश्व कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो शाश्वत है, वो है ये 6 द्रव्य। सभी अपने में स्वतंत्र हैं और सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नरेश जी ने बताए, और इन्हीं से ये हमारा विश्व बनता है। तो जहाँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि जहाँ 6 द्रव्य उपस्थित रहते हैं वही हमारा लोक है, वही हमारा विश्व है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाहर कुछ नहीं है, उसके बाहर आकाश है। तो आकाश के इस हिसाब से 2 हिस्से हो जाते हैं। एक जो कि लोक के अंदर है, इसको हम लोकाकाश कहते हैं, और एक जो फिर लोक के बाहर है, वो अनंत है, और वो अलोक। तो अलोकाकाश जो है वो अलोक आकाश। तो ये
ये है पूरी इसकी परिकल्पना। अब इसमें दो मुख्य द्रव्य होते हैं, यानी दो मेन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक जीव और एक अजीव। जैसा कि उन्होंने बताया कि अजीव में 5 ये द्रव्य शामिल हैं। तो इसमें जो मुख्य भूमिका होती है, जो सक्रिय तत्व है, सक्रिय द्रव्य है, वो जीव और पुद्गल, इन्हीं का जसपाल अंकल का भी कट रहा है, राइट? होती है और उसी जो से भी हम- बोलता है उसी का कटता है, इसीलिए मैं नहीं जसपाल बोल रहा। अंकल क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा। आप ऑफ वीडियो चले जाएं तो हो सकता है आपका काफी Okay. कट रहा है। अच्छा, मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप मतलब एक बार हाँ। रिपीट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अंकल सुन नहीं पाए थे हम लोग। आपका भी कट रहा है स्वाति, कुछ प्रॉब्लम ही है आज। जो जो दिख रहा है उसका कट रहा है, जो जो अच्छा। बोल रहा है उसका कट रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो इसकी हमारे लोक की जो आधारभूत इकाइयां हैं, वो तो ये 6 द्रव्य हैं, और उसमें पुद्गल और जीव, ये 2 सक्रिय द्रव्य हैं, बाकी सारे उदासीन द्रव्य हैं। तो इन्हीं का खेल होता है, इन्हीं का जो परस्पर इंटरेक्शन है, उसी से सब सारा संसार चलता है। और जिसको हम मोक्ष कहते हैं, वो इनके अलग होने की प्रक्रिया है, यानी उसकी परिणति है अंतिम। और तत्वों की जो परिकल्पना है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे ये दो जो द्रव्य हैं, ये आपस में इनका संयोग होता है और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब इससे आपको पता लग सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है द्रव्यों को समझना, क्योंकि इसीलिए सबसे पहले इनको हमें पढ़ना होता है। और इसके लिए 6 ढाला तो है ही, पर मैं ये सलाह दूंगा कि कम से कम लघु द्रव्य संग्रह तो सब लोग पढ़ ही लें। वो केवल 26 श्लोक हैं उसमें, और उन 26 श्लोकों में भी बाद के जो 5-6 श्लोक हैं उनको आप इससे थोड़ा अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो फिर तत्वों वगैरह की बात भी आ जाती है। तो करीब 20 श्लोकों के अंदर सारे द्रव्यों को इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है, उसे पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है, मैं समझता हूँ। और फिर थोड़ा सा अगर और भी समय हो तो बृहत लघु द्रव्य संग्रह भी पढ़ लें, और उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें 26 के बजाय वो 58 हो जाते हैं उसमें, तो वो भी छोटा सा ही ग्रंथ है। तो ये मेरी सलाह है। अब आगे मैं यहाँ पर इसको विराम देता हूँ अपने इंटरवेंशन को, और अगर कोई आवश्यकता होगी तो फिर बाद में मैं सप्लीमेंट करूँगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और था जो कि नरेश जी ने कवर नहीं किया, अस्तिकाय का कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ जो बहुप्रदेशी होते हैं, तो आकाश में प्रदेश की कल्पना होती है, यानी मतलब एक अणु जो सबसे छोटा हिस्सा है, अणु या परमाणु पुद्गल का, वो एक स्थान, एक प्रदेश को ऑक्यूपाई करता है आकाश के। उससे आप समझ सकते हैं। और हर एक में उसमें एक एक कालाणु भी बैठा रहता है, जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु भी बैठा रहता है। इसमें फिर थोड़ी गूढ़ बातें आ जाती हैं, जैसे कि आकाश के एक प्रदेश में इतनी क्षमता होती है कि उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल भी समाविष्ट हो सकता है एक प्रदेश। So, we are not going into this, but then what is important is to realize that there is this concept of occupying space, occupying these compartments of the space which are called pradesh. तो जो एक से अधिक प्रदेशों को ऑक्यूपाई करता है उसको हम अस्तिकाय कहते हैं। तो 5 द्रव्य
अस्थिकाय माने जाते हैं। केवल कालाणु के काल द्रव्य एक ऐसा है जो कि अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे परमाणुओं का एक समूह है। कालाणु का, इतने कालाणुओं का समूह है, उसको अस्थिकाय नहीं कहते, क्योंकि वो एक ही प्रदेश को ऑक्यूपाई कर सकता है। और छोटे से छोटा भी जीव जो होगा वो आकाश के असंख्यात प्रदेशों को ऑक्यूपाई करे। और पुद्गल चूंकि पुद्गल के परमाणु भी होते हैं, तो एक से लेकर अनंत प्रदेशी पुद्गल हो सकता है। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों अखंड है। ये बहुप्रदेशी हैं लेकिन अखंड है, इनके हिस्से नहीं होते। और काल द्रव्य के बारे में तो बताया कि काल द्रव्य अणुओं के रूप में है, जो कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में एक एक करके रत्नों की तरह से जड़ा हुआ है या स्थित है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन पूरा का पूरा पंचास्तिकाय ग्रंथ में है, जो कि आचार्य कुंद द्वारा रचित है। और इससे अच्छा कोई आपको एक्सपोजिशन नहीं मिल सकता द्रव्यों के समझने के लिए। तो अगर थोड़ी और श्रद्धा हो तो द्रव्यानुयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है पंचास्तिकाय आचार्य कुंद का। उसका अधिक कलेवर है, द्रव्य संग्रह की तुलना में वो काफी बड़ा ग्रंथ है, उसको भी पढ़ना उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू अंकल, सात्विक, वाईके अंकल। हाँ जी, अगर कोई और नहीं बोलना चाहता तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी आवाज कटती है कि नहीं कटती। कटे तो बता देना, फिर मैं वीडियो ऑफ करूंगा। 6 द्रव्यों के महत्व के बारे में बात हुई। पहली, वीर सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में मेरे साथ थे बॉम्बे में, तो मैंने उनसे यही बोला, हमें क्यों रटाते रहते सब चीजें, इसका फायदा क्या है? तो उन्होंने कहा, लोक की रचना को कैसे समझोगे, लोक बना किससे है, संसार बना किससे है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेरे जीवन में तब आया कि मैं माँ का कुछ ज्यादा ही भक्त हूँ, और मैं माँ को पूजता था, उनकी आरती उतारने का मेरा मन होता था, पंखा जल के खाना खिलाने का मन होता था चांदी के बर्तनों में। ये था मेरे लिए, माँ भगवान से कम नहीं थी। पर जब मैं इस क्षेत्र में आया तब मुझे पता लगा, जब मैंने 6 द्रव्य पढ़े, कि माँ है क्या। आज के दिन मदर्स डे पे ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि तब मुझे समझ में आया, माँ एक जीव और पुद्गल का कॉम्बिनेशन है, और वो दोनों अलग होंगे ही। जीव अलग होगा, पुद्गल अलग होगा। उसके बाद में माँ की जो इमेज थी मेरे दिमाग में, ड्यूटी तो बेहतर हो गई, पर जो मिसकंसेप्ट था वो मेरा चेंज हो गया। फिर मैं माँ को पुद्गल और जीव का एक कॉम्बिनेशन मानता था। इस पर्याय में मुझे उसके प्रति अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, और वो मैं पूरे करने की कोशिश करता था। ये 6 द्रव्य पढ़ने का मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा फायदा हुआ, वरना मैं उसी कंसेप्ट से चलता रहता आगे। दिनेश भाई ने एक बोला कि धर्म मोक्ष की ओर, एक किसी भाई ने उनको समझाया, पर मेरा इसमें थोड़ा सा एक एडिशन ये होगा कि अगर कोई जीव नरक की तरफ जा रहा है तो उसमें धर्म सहकारी होगा कि नहीं होगा? खाली मोक्ष ले जाने के लिए धर्म सहकारी नहीं होगा। फॉर एनी मूवमेंट ऑफ जीव और पुद्गल, धर्म उसमें सहकारी होगा। राइट? आगे, भगवान दुनिया को जानते हैं और दुनिया के बारे में बताते हैं, दुनिया बनाते नहीं। तो बताते भी एक एडिशन पॉइंट है जो हमको भगवान ने कृतार्थ किया, ये बता के कि दुनिया है क्या, 6 द्रव्य क्या है। एक भैया ने बोला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, पर ये वन साइडेड नहीं चलेगा। यहाँ पर निमित्त का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो नहीं होता तो दिनेश भैया की ये प्रवचन हम सुनने के लिए घंटा काय को बैठते। जब इनके निमित्त से मेरा कुछ होना ही नहीं था, तो फिर मैं काय को यहाँ अपना 1 घंटा खराब करता। तो दोनों ही अनेकांश से चलेंगी,
कुछ केसेस में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, कुछ केसेस में बहुत कुछ करता है। जैसे अनंत भगवान हमारे लिए कर गए, वो हमारे निमित्त थे, और उनके प्रेडिसेसर दिनेश भैया आज हमको काफी कुछ बता गए। तो दोनों ही चीजें अपन को लेके साथ साथ चलनी पड़ेगी। कमल जी, आज से मैं जानना चाहूंगा, ये समय को 6 द्रव्य, ये मैंने पहली बार सुना। इससे कमल जी कितने एग्री करते हैं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसको। दूसरा, हाँ, पहले कमल भाई बोलना चाहेंगे? नहीं, आप आवाज म्यूट नहीं आ पे रही हैं कमल अंकल, भाई। कमल अंकल हाँ, आप म्यूट पे हैं। आप बोले, मैं बाद में बताऊंगा, आप बोले। बाद में बता। दूसरा, आकाश की एक परिभाषा बनी कि वो सब द्रव्यों को स्थान देता है। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखें अपन इसमें। आकाश किसको स्थान देगा? किसी को नहीं। तो क्या वो परिभाषा गलत हो जाएगी, या वो आकाश नहीं रहेगा? वो आकाश भी रहेगा और परिभाषा भी सही रहेगी। सिर्फ ये है कि वहां पर उसे स्थान मांगने के लिए कोई द्रव्य है ही नहीं। जैसे मेरा मकान है, उसमें मैं किराएदार रखता हूं, पर किराएदार जब नहीं आ रहा तब भी उसे किराएदार रखने की क्षमता तो है ही ना। इस अपेक्षा से वो परिभाषा घटित होगी। दूसरा, आकाश में चूंकि आकाश द्रव्य है अकेला, तो उसमें भी परिणमन तो होना चाहिए, और वह काल द्रव्य है नहीं, और काल द्रव्य ही परिणमन कराता है। तो आकाश में परिणमन कैसे हो रहा है? तो जैसे कमल भाई ने बताया, ये अखंड है। एक कोने पे अगर काल द्रव्य है तो वो परिणमन करने में सफिशिएंट होगा। जैसे एक अखंड रॉड है आयरन की, एक कोने पे मैं गर्म करता हूं तो पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है। ऐसे ही आकाश में चूंकि काल द्रव्य है और वो परिणमन कराने सहकारी है आकाश को, इसलिए आकाश भी परिणमन कर रहा है, हालांकि वहां पे काल द्रव्य नहीं है। अणु को अस्तिकाय कैसे कहेंगे, जबकि ये भी एक प्रदेशी है, और कालाणु को नहीं कह रहे, वो भी एक प्रदेशी है। तो इसका जवाब दिया कि अणु अस्तिकाय इसलिए है कि उसमें बहुप्रदेशी होने की संभावना है, जबकि कालाणु में ये बनने की संभावना नहीं। कमल भाई अनम्यूट करो कमल भाई। सॉरी। तो पहली बात तो समय के बारे में, तो समय के बहुत सारे अर्थ है। समय का एक जो सबसे प्रचलित अर्थ है वो टाइम का है, तो एक वो भी अर्थ है। तो उसके बहुत सारे अर्थ है। तो जो व्युत्पत्ति उन्होंने बताई थी, तो उसके अनुसार द्रव्य भी हम समय मान सकते हैं। वो परिभाषा व्याकरण की दृष्टि से सही है। दूसरी बात क्या कहनी थी मुझको? हाँ, तो अणु का जैसा बताया योगेंद्र जी ने, तो अणु में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति रूप से उसमें अस्तिकाय है, वो शक्ति रूप से, यानी उस दो विधाएं होती हैं, एक व्यक्त और एक शक्ति। तो व्यक्ति रूप से नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब वो पॉसिबिलिटी कैसे होती है? कि वो ऐसे होती है कि उसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। वृक्ष यानी हर एक उसके पुद्गल के 8 डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें से 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक युग्म होते हैं, 4 युग्म होते हैं, हल्का भारी वगैरह वगैरह। तो उसी में एक होता है रूखा और चिकना, रुक्ष और स्निग्ध। तो रुक्षता और स्निग्धता के जो गुण हैं, उनके कारण ये परमाणु मिलकर स्कंद बना सकते हैं। तब वो फिर उसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें उनमें आप उसका यानी इंद्रिय ग्राह्य होने की संभावना आ जाती है। उसमें रूप रस गंध वर्ण इस तरह की चीजें उसमें प्रकट हो जाती हैं। तो ये संभावना चूंकि रहती है रुक्षता और स्निग्धता के गुण के कारण, वो कालाणु में वो नहीं होती।
तो इसलिए वो कभी कंबाइन नहीं कर सकते, कालाणु एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता कभी। जबकि पुद्गल के जो अणु हैं वो जुड़ सकते हैं और अलग हो सकते हैं। बल्कि पुद्गल की जो लक्षण है पुद्गल का, वो यही बताया जाता है कि उसमें पूर्ण और गलन की क्षमता है। यानी ये एक प्रक्रिया है जो कि हमेशा होती रहती है, उनका जुड़ना और उनका अलग होना ये हमेशा होता है, पूर्ण और गलन कहते हैं। We can go into all these details, but then I think for the present this should suffice. एक भैया ने बोला था, या हो सकता है मैंने गलत सुना हो, पुद्गल वो जो दिखाई देता है, पर ये असेंशियल जरूरी नहीं, बहुत सूक्ष्म पुद्गल भी होते हैं, और अब ज्यादातर पुद्गल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हाँ जो दिखाई देता है वो पुद्गल है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर सारे पुद्गल दिखाई देंगे ये जरूरी नहीं है, सूक्ष्म पुद्गल बहुत होते हैं। बल्कि अगर देखें तो 6 प्रकार के होते हैं पुद्गल, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको समझना जरूरी है मेरे ख्याल में। इसी के कंटिन्यूएशन में तो एक होता है स्थूल स्थूल, उसमें क्या उदाहरण, क्या जैसे कि पृथ्वी, ये स्थूल स्थूल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आप उसके टुकड़े अगर कर दें तो वो टुकड़े उनकी का एक रॉक ले लीजिए, एक आप उसके आपके टुकड़े कर लीजिए, वो अलग अलग टुकड़े रहे, उसको कहते हैं सूक्ष्म। दूसरी अंकल आप वापस से वीडियो ऑफ कर सकते हैं, जिससे वीडियो ऑफ कर लेंगे तो इंटरप्शन नहीं आएगा। या स्थूल स्थूल तो समझ आ गया। हाँ, स्थूल स्थूल समझ में आ गया। अच्छा, तो दूसरी कैटेगरी हुई स्थूल। तो स्थूल में आप नहीं, एक मिनट कमल भाई, देख सकते हैं। हाँ कमल भाई, स्थूल स्थूल जब मिलाया जाए टुकड़े करके तो फिर मिले नहीं आपस में, है ना? ये कहीं मैं मिस तो नहीं कर गया? नहीं, मैंने ये बताया, मैंने बताया। हाँ, सुना नहीं के टुकड़े कर सकते हैं, और हाँ वो इंडिपेंडेंट उनकी सत्ता रहती है। मैंने ये कहा था कि उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती है, वो अलग अलग रहेंगे, वो स्वतः मिल नहीं जाएंगे। फिर दूसरी कैटेगरी हुई स्थूल, आप उसे देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके आप टुकड़े अगर करेंगे तो उनको वो टुकड़े सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पानी को आप कोशिश करेंगे पानी के 2 हिस्से कर दें तो पानी के 2 हिस्से नहीं होंगे, तो फिर मिल जाएंगे एक दूसरे। वो ये स्थूल हो गया। तीसरा हुआ फिर स्थूल सूक्ष्म। उसमें जैसे कि उसके उदाहरण दिए जाते हैं छाया, कि आप उसे देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसे आप देखेंगे से इंद्रियों से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो उसको आप पकड़ नहीं सकते, यू कांट कैच होल्ड। फिर हुआ चौथी कैटेगरी हुई सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म कहा था, फिर हुआ सूक्ष्म स्थूल हो गया। हाँ, सूक्ष्म स्थूल में आप उसे आंखों से देख नहीं सकते, यानी जो पहली वाली थी सूक्ष्म, उसको आंखों से देख सकते हैं, लेकिन और बाकी इंद्रियों से आप उसको नहीं ग्राह्य, जो 4 और इंद्रियां हैं उनसे वो ग्राह्य नहीं है। यहाँ से वो शुरू हो गया कि जो पुद्गल दिखाई नहीं देता। हाँ, तो वो आंखों से दिखेगा पर और इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। आप उसको सूंघ नहीं सकते, छाया को आप छाया को चख नहीं सकते, आप छाया को सुन नहीं सकते। फिर आता है सूक्ष्म स्थूल। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप 4 इंद्रियों से तो उनको 4 में से किसी एक से या एक से अधिक से तो देखते, आंखों से नहीं देख सकते। उसके उदाहरण क्या है, जैसे कि हवा या शब्द, तो ये सब पुद्गल है, लेकिन आप उन्हें आंख से नहीं देख सकते। तो जैसे कि शुरू में डेफिनेशन में नरेश ने कहा था कि पुद्गल वो है जिसको आप देख सकते हैं। तो अब हम उसमें आ गए कि वो दिखेगा नहीं, है ना? हवा को आप देख नहीं सकते, शब्द को आप देख नहीं सकते। फिर उसके बाद हम आए फिर सूक्ष्म।
तो सूक्ष्म क्या हुआ? सूक्ष्म वो हुआ कि जो कि आप इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं करते, वो किसी से न किसी को बाधित करता है न खुद बाधित होता है। और फिर अंतिम इसमें कैटेगरी बनती है नहीं, इसका एग्जाम्पल कर्म वर्गणा। कर्म वर्गणाएं हैं। तो उसके बाद फिर अल्टीमेट आ जाता है परमाणु या अणु। लेस देन कर्म वर्ण, एनीथिंग लेस देन कर्म वर्ण अप टू अणु। वो फिर सूक्ष्म में आ गया। तो उसमें ये सर नेचुरली आई मीन इंद्रिय ग्राह्य तो सूक्ष्म भी नहीं है, वो भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और अल्टीमेट। तो ये फिर पुद्गल के 6 प्रकार हो गए। और इसमें जो अंतिम बचा अणु जो है या परमाणु, वो केवल शक्ति रूप से हम उसको मानेंगे कि वो यानी इसको परसीव किया जा सकता है, इसमें एक्सप्रेस करने की क्षमता है। That's it. थैंक यू सो मच अंकल। वही जैसे नीरज भैया ने लास्ट टाइम भी कहा था कि सेशन तो अपनी तरफ है और आप लोगों की जो इनपुट्स होते हैं दे आर रिवीलिंग। तो हम लोग जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि सेशन में थोड़ा सा ग्रैस्प होता है, यहाँ पे थोड़ा तो बेटर, मतलब इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो नाउ देयर क्वेश्चंस फ्रॉम सुनील भैया एंड नीरज भैया। तो सुनील भैया आप अपना क्वेश्चन रखिए। जय जिनेंद्र। नरेश जी, एक तो आपने इतने जटिल सब्जेक्ट 6 द्रव्य को बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया, बाल बोध से स्टार्ट करते हुए बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। सेकंड, मेरा खाली एक कंफ्यूजन है जो मुझे समझना है कि हम जैसे 6 द्रव्य को समझने से लाभ क्या हुआ, और वैसे ही हम बात करते हैं कि वस्तु व्यवस्था जो है या वस्तु का स्वरूप समझने से क्या लाभ होता है। तो हम जो हमेशा बात करते हैं जनवाणी में जब भी पढ़ते हैं तो वस्तु व्यवस्था बोल के एक सब्जेक्ट आता है, वस्तु को समझने से लाभ या वस्तु व्यवस्था। तो ये जो 6 द्रव्य है और वस्तु व्यवस्था एक ही चीज है या इसमें कुछ वस्तु व्यवस्था ही जो ब्रॉडर, वो मुझे समझना है। भाई के अंकल, कमल अंकल। कमल जी कुछ प्रकाश डालेंगे? मुझे तो ऐसा लगता म्यूट पे है। हैं। हाँ। नहीं, आप कमल अंकल म्यूट पे थे। हाँ ठीक है। नहीं, मैं कह रहा था कि योगेंद्र जी को संबोधित था प्रश्न, तो उत्तर दें। नहीं, कमल भाई डर गए हैं कि इनकी आवाज कटती है, इसलिए म्यूट पे ही रहते हैं ज्यादातर। नहीं, मैं कुछ 1-2 करूंगा, हालांकि ये प्रश्न मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वस्तु व्यवस्था तो एक अरेंजमेंट हुआ और 6 द्रव्य एक मैटर के एंगल से हुआ। ये उनके आपस में संबंध को वस्तु व्यवस्था कहेंगे, जैसे निमित्त और उपादान शक्ति। कमल भाई इस पर कुछ कहना चाहें तो। एक्चुअली ये सब एस्पेक्ट की बात होती है कि हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है, हम किस अपेक्षा से किसी की बात करें। जब हम किसी द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य की परिकल्पना के पीछे अपेक्षा क्या है? द्रव्य की परिकल्पना के पीछे अपेक्षा है काल। काल की अपेक्षा से द्रव्य होता है। जो शाश्वत है वो द्रव्य है, चाहे वो जीव है या पुद्गल है या धर्म है या अधर्म है या काल है या आकाश, वो सब शाश्वत है ना। तो द्रव्य की परिभाषा में क्या था कि जो शुरू में बताया था, उन्होंने विस्तार से नहीं बताया नरेश ने, कि गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाए वो उसको द्रव्य कहते हैं। तो यानी यहाँ पर उत्पाद और व्यय क्या होता है, ये हमेशा होता रहता है, प्रति समय होता रहता है कि पर्याय की अपेक्षा से ये होता है। पर्याय का मतलब क्या होता है कि जो बदलती रहती है, जिसका कि परिणमन होता रहता है, जिसमें उत्पाद और व्यय जिसके अंदर समाहित हो जाता है। ये सब काल की अपेक्षा से फिर हम द्रव्य को डिफाइन करते हैं। अब और डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से हम डिफाइन करते हैं,
क्षेत्र की अपेक्षा से हम क्या डिफाइन करते हैं चीजों को? हम कहते हैं कि ये एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है ना? ये क्षेत्र की अपेक्षा से डिफाइन करते हैं। तो तत्व क्या होता है? यानी उसको अस्तिकाय हम कहते हैं, या उसको हम कहते हैं कि अस्तिकाय जो नहीं है ना, ये अपेक्षा से। फिर तत्व को हम क्या कहेंगे? तत्व को हम भाव की अपेक्षा से डिफाइन करते हैं, है ना? तो आप देखेंगे कि उसमें क्या कौन कौन से तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। तो जीव और अजीव तो हो गए, और फिर उसके बाद और क्या होते हैं? फिर वो जीव और अजीव, अजीव में भी मुख्यतः पुद्गल, और पुद्गल और जीव के कॉम्बिनेशन का सेपरेशन, उस दृष्टि से तत्व होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे होता है कि जब जीव में राग द्वेष रूपी परिणमन होता है, जो कि भाव है ना? तो राग द्वेष रूपी परिणमन हो गया, तो उससे फिर वो निमित्त बनता है वो पुद्गल, जो हमारे कर्म वर्गणाएं हैं, उनका कर्म रूप परिणमन होता है, और फिर वो जीव के साथ उसका बंध होता है, आश्रव होता है, बंध होता है। तो वो प्रक्रिया है। और फिर उसका अलग होना धीरे धीरे, वो फिर संवर, पहले रोकना, फिर उसके बाद जरा, और फिर ये हमारे तो इसी तरह से, यानी आपके डैमेज, आपके जो स्टैंड पॉइंट्स हैं वो बदलते हैं, और उसके हिसाब से ये सब सारी चीजें आती है। ये सब I don't know whether- वस्तु व्यवस्था में आएगी। नहीं, थैंक यू अंकल। ये सब व्यवस्था में आएंगी, क्योंकि इसी से हम देख सकते हैं कि इनमें आपस के क्या इनकी रिलेशनशिप है, किस तरह से इनका इंटरेक्शन होता है, किस तरह से ये मिलते हैं, किस तरह से अलग होते हैं। उसी को हम फिर संसार कहते हैं, उसी को अलग होने को फिर हम मोक्ष कहते हैं। ये सारी वस्तु की व्यवस्था है। तो ये स्टैंड पॉइंट से सब सारा डिफर करता है। तो हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी भी चीज को हम 4 हिसाब से देख सकते हैं, है ना? तब हम कहते हैं ना द्रव्य, काल और भाव की अपेक्षा से। एक उसमें भाव भी ऐड किया जाता है, तो भाव से वो लिमिट हो जाता है। तो ये सब इसी तरह से हम बता सकते हैं। तो व्यवस्था सब सारी उसी से। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे याद आया। स्वाति, क्या धर्म जो रुका हुआ है लोकाकाश में, इसमें अधर्म द्रव्य की सहकारिता माने? उसकी सहकारिता से रुका हुआ है धर्म द्रव्य? नहीं। क्यों? तुमने अभी कहा जो रुकता है वो अधर्म द्रव्य की सहकारिता से रुकता है, तो धर्म द्रव्य तो रुका हुआ है, तो उसे अधर्म द्रव्य की सहकारिता मान लो, स्वीकार कर लो। क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, सब मैं बोलूं अंकल, सब द्रव्य स्वतंत्र है। हाँ, और वो धर्म द्रव्य चलने में सहायक है। अब हम इमेजिन करें कि धर्म द्रव्य रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो वो हो गया, तो अधर्म द्रव्य तो सबको रुकने में सहायक है। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। नरेश भाई, अब इसमें जो तुमने बीच में एक डाल दिया लोकुना कि सब स्वतंत्र हैं, तो जो सिद्ध भगवान ठहरे हुए हैं वो अधर्म द्रव्य की सहकारिता से ठहरे हैं या नहीं? नहीं, परिणाम तो हो ही रहा है कंटिन्यूस उनके। मैं कह रहा हूँ वो ठहरे हुए, परिणाम की बात नहीं हो रही। परिणाम तो काल द्रव्य की सहकारिता से हो रहा है। जो वहां रुके हुए हैं सिद्ध भगवान, वो अधर्म द्रव्य की सहकारिता से रुके हैं या नहीं? उसके निमित्त से रुके हैं या नहीं? हाँ, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शास्त्री से पूछना पड़ेगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये क्लियर है। सिद्ध भगवान, अधर्म द्रव्य की बात नहीं है, उसमें बात यह है कि वहां हाँ, वो जहाँ रुके हुए हैं उसमें अधर्म द्रव्य की सहकारिता माननी होगी, लेकिन धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य की सहकारिता नहीं माननी होगी। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य कभी चला ही नहीं,
और हमने परिभाषा में कहा था चलते हुए को चलने में सहकारी धर्म, रुकते हुए को रुकने में सहकारी अधर्म। लेकिन जो कभी चला ही नहीं उसमें अधर्म द्रव्य का कोई रोल नहीं रहेगा। इसलिए सिद्ध भगवान में तो अधर्म द्रव्य की सहकारिता मानेंगे, लेकिन धर्म द्रव्य में या काल द्रव्य में उनकी सहकारिता नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कभी चले। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला वाईके अंकल, क्योंकि मेरा यही प्रश्न आ रहा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होता। तो अब अगर हम द्रव्य पे इसको लागू कर रहे हैं, अगर द्रव्य पे 6 द्रव्यों पे लागू कर रहे हैं, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट से आपको बोल दिया कि धर्म का अधर्म द्रव्य ने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मेरा क्वेश्चन ये है कि द्रव्यों, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होता, ये केवल द्रव्य के लिए बोला जा रहा है, 6 द्रव्य के लिए, कि जीव अजीव, आकाश, काल, धर्म अधर्म, इनके लिए बोला जा रहा है, या उन द्रव्यों में हम अपना भी एडिशन कर रहे हैं? क्योंकि आपने निमित्त को भी कहा कि निमित्त से तो होता है, तो लेकिन यहाँ हम 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं जब हम द्रव्यों का कह रहे हैं, या फिर हम लोग भी इंक्लूड हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारा भी। द्रव्य में तो दुनिया इंक्लूड है, तुम दुनिया से बाहर तो हो नहीं, वो बात तो एकदम सही है, वो बात एकदम सही है, वो बात, लेकिन मतलब हाँ, एक जब नरेश भाई ने 6 द्रव्य कह दिया, इट मींस एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्वाति, करेक्ट। लेकिन यहाँ देखिए कि मोस्ट पावरफुल सिद्ध भगवान भी परिणमन में काल द्रव्य की सहकारिता ले रहे हैं, निमित्त बना रहे हैं, ठहरने में अधर्म द्रव्य की सहायता ले रहे हैं। जब यहाँ से ऊपर गए थे 7 राजू, तो धर्म द्रव्य की सहकारिता ले रहे थे, उन जैसा पावरफुल। तो फिर हम एक वन साइडेड नहीं कह सकते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। किसी में इसमें पहलू, कमल भाई, सॉरी नहीं मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि हम एक शब्द को 2 अर्थों में देखते हैं, है ना। यहाँ पर कर्ता को हमें समझना होगा कि हम कर्ता, जब हम कहते हैं कि एक जीव किसी दूसरे जीव का कर्ता नहीं हो सकता, वहां पर हम बात करते हैं एक प्रकार के कर्ता की, उपादान की, है ना, निमित्त की। यानी कर्ता के 2 भेद होते हैं, निमित्त कर्ता और उपादान कर्ता। तो उपादान कर्ता क्या होता है? जिसके अंदर परिणमन हो रहा है वो उपादान है ना। कि अगर राग द्वेष हो रहा है तो कहाँ राग द्वेष हो रहा है? राग द्वेष मेरे जीव में हो रहा है, मेरी आत्मा में हो रहा है, तो मैं उसका उपादान करता हूँ। लेकिन उसके निमित्त तो बहुत कुछ हो सकते हैं, है ना। अगर कोई मुझे गाली दे दे और मुझे क्रोध आ जाए तो निमित्त तो वो हुआ, पर उपादान करता मैं हुआ, परिणमन मेरे अंदर हुआ, उसके अंदर परिणमन नहीं हुआ, है ना। तो ये बात हमें समझने की है कि जब हम कहते हैं कि कोई किसी का कर्ता नहीं होता, तो उपादान नहीं हो सकता वो, दूसरा व्यक्ति कोई, दूसरा जीव कोई, दूसरा तत्व कोई, दूसरा द्रव्य कोई, उपादान नहीं हो सकता। लेकिन निमित्त तो होता ही है ना। और निमित्त भी 2 तरह के होते हैं फिर। निमित्त, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। तो जब माता पिता बच्चे को कहते हैं नहीं तुम्हें बैठ के तुम्हें पढ़ना होगा, और खड़े हो जाते हैं वहां पे कि तुम पढ़ो, किताब खोलो, तो वो फिर वहां प्रेरक निमित्त है। पढ़ेगा तो बच्चा ही, वो नहीं पढ़ लेंगे उसके लिए, पर वो प्रेरक निमित्त है, प्रेरणा दे रहे हैं। एक वो उदासीन निमित्त, जैसे कि जैसे कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, जैसे कि जल जिसके अंदर मछलियां अपनी घूम रही है। हालांकि जो जल की धारा है वो फिर प्रेरक निमित्त हो जाती है ना। अगर जल बह रहा है, तेजी से बह रहा है, तो वो बहा ले जाएगी। लेकिन जो ठहरा हुआ जल है, जिसमें कि ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मूविंग पानी, फ्लोइंग वाटर में भी मछलियां उल्टी ओर भी जाती हैं, लेकिन उसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। We will not go into these complications. तो यानी एक निमित्त होता है, तो वो भी दोनों करता ही है।
एक तरह के, है ना। तो निमित्त भी एक प्रकार का कर्ता है, दूसरा कर्ता होता है उपादान कर्ता, जिसका की मुख्य भूमिका होती है, जो स्वयं परिणामन करता है। तो जब हम कहते हैं कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर्ता नहीं हो सकता, तो तब हम उसे उपादान के संकुचित अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, परंतु यहाँ पे अंकल व्यापक एक अर्थ में नहीं। यहाँ पे अंकल मेरा एक प्रश्न उठता है कि अगर हमने निमित्त को कर्ता माना तो हम हमेशा दोष दूसरे को देंगे। तो निमित्त का तो हम ये मान के चलते हैं कि निमित्त के बगैर कुछ होता नहीं और निमित्त कुछ करता नहीं। जहां तक मैं समझती हूँ इसको, ये काफी कुछ ठीक रहता है, क्योंकि अगर मैंने निमित्त को दूसरी प्रकार का कर्ता माना तो मैं तो कहूंगी ना कि अंकल ने मुझे डांटा इसलिए मैंने क्रोध किया। तो अंकल ने मुझे डांटा तो दोष तो मैंने आपको किया, मैंने अपनी गलती नहीं महसूस की कि मैंने क्रोध क्यों किया। तो जहां तक मैं समझती हूँ निमित्त को तो कर्ता शब्द देना ही नहीं चाहिए। निमित्त निमित्त ही रहेगा। निमित्त की वजह से हुआ, निमित्त था इसलिए हुआ, परंतु निमित्त की वजह से नहीं हुआ। निमित्त कभी कुछ करवाता नहीं है और निमित्त के बगैर कुछ होता नहीं। तो ये अगर हम अप्लाई करें तो शायद इसमें हो सकता है मैं गलत समझ रही हूँ, तो आप इसको बताइएगा। नहीं, इसमें चॉइस नहीं है हमें। निमित्त को भी यानी कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कर्ता और एक उपादान कर्ता। मुख्य भूमिका उपादान की होती है, निमित्त उसका सहायक होता है। मुख्य तो हमेशा उपादान की रहती है, परंतु निमित्त उसमें सहायक नहीं है। अगर उस निमित्त को मैं बनाऊं निमित्त, तो निमित्त वो बनेगा, कहलाएगा। आपने मुझे तभी और मैं उस पे रिएक्ट ना करूं, वही आपकी स्वतंत्रता है, वही हाँ, आपकी स्वतंत्रता है, वही स्वातंत्र्य है। तो फिर निमित्त करता नहीं हुआ ना। अगर जो चीज करता होगा वो तो हमेशा ही करता होगा। ये तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं उसको। हाँ, तभी तो कहा ना उसमें कि उपादान की मुख्य भूमिका होती है और निमित्त की सहायक भूमिका होती है। आप सहायक जो है उसकी सहायता लेने से आप मना कर दे तो फिर आपकी स्वतंत्रता है वो, है ना। तो फिर वो करता नहीं हुआ ना निमित्त। तो है तो यानी वो सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। आप अब हाँ, ये तो मेरी परिभाषा तो नहीं है, मैं तो आपको इसमें आगम आपने सहायता लेने से मना कर दिया, तो सहायक निमित्त तो अपनी जगह पर है, पर आपने लेने से मना कर दिया, ये आपकी परंतु फिर वो उस समय करता नहीं हुआ। ये जो सब जिस समय आपने सहायता ली उस समय करता हो गया। हाँ, जब सहायता नहीं ली तब करता नहीं। तब आप उसके ऊपर उठ गए तो दोनों मानने पड़ेंगे, करता भी और नहीं भी। अब जैसे कि परिचय होते हैं, है ना, तो उसमें निमित्तों के कारण भी परिचय होते हैं। कोई आपको की निंदा कर रहा है, कोई आपका वध करने के लिए खड़ा हुआ है, पर अगर वो आप अपने परिणाम ना बिगाड़े तो तब फिर आपने उस निमित्त का जो रोल है उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, उसको आपने सरमाउंट कर दिया। तो वहां आपका पुरुषार्थ आ गया। आपका पुरुषार्थ उसके की जो निमित्त उसके जो नैमित्तिक सब उससे ऊपर उठ गया। पर है तो वो अपनी जगह पर, आप उसे ओवरराइड कर सकते हैं, और जब आप ओवरराइड नहीं करते तब फिर वो उसका प्रेरक निमित्त हो जाता है। मैं आपको मुझे लगता है कि अगर इस समय रेडीली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको उसका कोटेशन जो है आचार्य कुंतुल का, वो मैं आपको विभा जी आपके साथ शेयर करूंगा, ग्रुप के साथ भी शेयर करूंगा। गिव मी अ लिटिल टाइम। वो जरूर कीजिए। हाँ जी। अब नीरज भैया का बहुत देर से प्रश्न है, वो बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं। तो या नहीं, पेशेंसली तो वेट करना ही पड़ेगा। जब वाई के अंकल और कमल अंकल की बात सुनने के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि ये जो अपने सेशन होते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात दो है इसमें। एक तो जो वक्ता होते हैं उनसे सीखना, और उसके बाद जब वाई के अंकल और कमल अंकल जब उस पर अपने और ज्ञान की वृद्धि करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सीखने का विषय होता है। तो सबसे पहले नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। बहुत ही सरल भाषा में और बेसिक लेवल पे आपने समझाया, बहुत जटिल विषय है। तो मैं 2 पॉइंट पे पूछना चाहता हूँ। कमल अंकल ने पुद्गल के 6 भाग बताए।
अब इसमें एक मैंने बचपन से ही एक परिभाषा सुनी थी, जब थोड़ा वो सुना समझा था, हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम, जिसमें ये गुण हो जो कि हमारी इंद्रियों के आधार पे लगता है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये परिभाषा इंद्रियों के आधार पे है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद ये परिभाषा स्थूल वाले पुद्गलों की है, क्योंकि जो सूक्ष्म पुद्गल हैं उनकी परिभाषा तो ये आ रही है कि वो इंद्रियों से तो महसूस ही नहीं किए जा सकते। तो ये परिभाषा, मेरा प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न कि ये परिभाषा क्या सभी पुद्गल के लिए है या सिर्फ स्थूल पुद्गलों के लिए है, पहला ये। और इसके अंतर्गत मेरा जो जिज्ञासा ये है कि जैसे दूसरी कई सारी किरणें होती हैं, अपनी एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, जो कि हम किसी भी इंद्री से नहीं पकड़ सकते, उनकी पकड़ तो दूसरे पुद्गल से होती है, जैसे कोई यंत्र हो गए या कोई इक्विपमेंट्स हो गए, उनके माध्यम से पकड़ होती है। तो वो किरणें कौन सी कैटेगरी पुद्गल में आएंगी, क्योंकि पक्के तौर पे वो पुद्गल हैं क्योंकि उनको हम पकड़ पा रहे हैं, कैसे भी पकड़ पा रहे हों, तो वो मुख्य बात हुई। और एक आखिरी पॉइंट में पूछना चाहता हूँ वाइके अंकल, कमल अंकल दोनों से, कि जो निगोदिया राशि के जीवों की अपन बात करते हैं, तो उनका शरीर कौन सा पुद्गल है? क्योंकि अब जैसे अपन वायरस और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनका शरीर भी हम जो माइक्रोस्कोप जो यंत्र होता है उससे पकड़ पाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने लंबा सवाल कर दिया, कई सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए, पर मैं आशा करता हूँ कि वाइके अंकल और कमल अंकल ने मेरी बात समझी होगी और उस पर थोड़ा सा मुझे क्लेरिफिकेशन देंगे। ये पॉइंट में पूछना बीच वाला तो मैं नहीं सुन पाया, पर हाँ निगोदिया का तो बिल्कुल क्लियर है जी। हमारा जैसा शरीर है उसी तरह का उनका भी शरीर है, वैसे ही बना हुआ है उनका शरीर। हमारे उनके शरीर में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ साइज का डिफरेंस है, इंद्रियों का डिफरेंस है, जैसे 1 इंद्री और 5 इंद्री। कमल कुछ ऐड करना चाहेंगे तो बाद में। हाँ, तो ये दूसरा ये हाँ सब कुछ ये जो आपने कहा था कि सूक्ष्म और उसमें, उनमें भी वो परिभाषा होनी तो चाहिए, पर किसी में व्यक्त होगी, स्थूल में और उनमें अव्यक्त होगी। और बीच का मैंने सुना नहीं, वो मिस कर गए, क्या था आपका बीच का? बीच में ये था कि जो एक्सरे हो गया, जैसे अपनी गामा रेज हो गई, जिसको कि अपन अपनी इंद्रियों से तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन दूसरे पुद्गल के माध्यम से, जैसे यंत्र हो गए, जो भी इक्विपमेंट्स बना लिए साइंटिस्ट लोगों ने, उससे उसको पकड़ पाते हैं, तो उस हिसाब से तो वो है तो पुद्गल ही। तो अब उनको अपन कौन सी कैटेगरी के पुद्गल में रखेंगे, जो 6 तरह की अपन ने बताई हैं, और उसको अपन जैन धर्म के माध्यम से कैसे उसको समझें और कैसे देखें? नहीं, सिर्फ उसमें तो वही वाली कैटेगरी लगेगी कि जो हम देख तो नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। जैसे शब्द को हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं, इसलिए वो पुद्गल है। हाँ, कमल भाई। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसमें अब आपने कहा कि माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में भी अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आ गया है ना, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी आप देख सकते हैं, पर 20 साल पहले नहीं देख सकते थे। तो ये तो विज्ञान की अपनी एक यानी एक डायरेक्शन है, उसमें धीरे धीरे और सूक्ष्म होता चला जाता है। तो हो सकता है कभी वो स्थिति भी आ जाए कि देखा जा सके, जिनको कि आज आप नहीं देख पाते हैं, है ना। तो उसमें कोई स्थिरता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आज की जो विज्ञान की क्षमता है उसके अंदर जो परसेप्टेबल है वो एक कैटेगरी हो गई। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनको जो 6 इसकी कैटेगरीज हैं, इनको डिफाइन किया गया है, जिस उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे कि आप सूक्ष्म पर जाएं तो इंद्रिय अग्राह्य है, वो किसी भी तरह से किसी भी इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता, है ना, नहीं फील नहीं किया जा सकता, परसीव नहीं किया जा सकता, कर्म वर्गणाएं हैं, है ना। पर उनमें भी सब में वो गुण है, उनके जो इन वर्गों से बना है, वर्ग से वर्गणा बनती है, इसके इस तरह के डिविजन्स होते चले जाते हैं। हर एक परमाणु में भी जो आपने 8 क्वालिटीज बताई वो है, वो होती हैं, तभी तो उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, है ना। हाँ। सूक्ष्म और रुक्ष और स्निग्ध होने के कारण उसमें
वो कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, पर तो है वो सारी क्वालिटीज, पर चूंकि इतना इतना छोटा है वो कि उसमें आप उनको परसीव नहीं कर सकते, उसका इम्पैक्ट नहीं आप देख सकते, तो वो पर है परिभाषा जो है, हाँ बेसिकली तो है हाँ, तो वो परिभाषा जो है वो परिभाषा। पर हाँ, तो ये तो हर एक पुद्गल की ये क्वालिटीज हैं, अच्छा, उसके अंदर है, एक्सप्रेस हो या एक्सप्रेस ना हो, आपके लिए सब में है। ओके, हाँ, तो ये जो तो परिभाषा छोटी से छोटी यूनिट जो है हाँ उसकी ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है। अब जैसे आप कहें कि हवा का तो कोई स्वाद नहीं होता, आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर है उसमें ठीक है, रसना से भी, हम्म, यानी उसमें रस का भी गुण है ना, अच्छा, तो बेसिकली ये हुआ अपन सब को में है। हाँ, तो मेरी समझ थोड़ी सी अलग तरह से सही नहीं थी। तो ये जो परिभाषा ये हमारे इंद्रियों के रिलेटिव में नहीं है, ये उस पुद्गल की खुद के गुणों के आधार पे दी गई परिभाषा उसकी है, आधार पे क्वालिटी हमारी इंद्रियों के आधार पे दी गई हो। जी हाँ, कि आप उसे पकड़ सके, आप उसे पकड़ सके या ना पकड़ सके वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये बहुत बड़ा अंतर आ गया अब क्योंकि जैसे जैसे पर्सपेक्टिव कि चेंज हो गया। जैसे कि जैसे कि हवा बह रही है, हवा बह रही है, उसे आप फील कर सकते हैं ना, आप उसको फील करते हैं उसका इम्पैक्ट। उसमें अगर गर्मी है तो वो गर्मी आप महसूस कर सकते हैं, तो वो उसका जो उसका उष्ण और शीत जो गुण है वो आप परिव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इस तरह की बात है। clarification, हाँ, लेकिन हम्म, जी अंकल आप बोलिए। लेकिन जो कर्म वर्गणाएं हैं उनमें आप इनमें से कोई भी चीज नहीं पा सकते, है ना, कुछ नहीं पकड़ सकते उसमें से। आपकी इंद्रियों में वो क्षमता नहीं है कि उसको आप पकड़ सकें, क्योंकि वो सूक्ष्म है। लेकिन जिनसे वो बने हैं, जिन पुद्गल परमाणुओं से वो बनी है वर्गणाएं, उनके हर एक अणु में वो गुण मौजूद है, भले ही वो हमारी समझ के बाहर, बिल्कुल, हमारे परसेप्शन के बाहर। हाँ, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया क्योंकि मैं ये समझता था अभी तक कि हम इंद्रियों के आधार पे वो परिभाषा दे रहे हैं, पर एक्चुअली परिभाषा तो उसके पुद्गल के गुण के आधार पे बनी हुई परिभाषा है, हमारे इंद्रियों से उसका कोई संबंध नहीं। एक और पॉइंट नीरज भाई। हाँ जी अंकल। अपने धर्म के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अणु तक कभी साइंस नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जैसे बताया ना कि माइक्रोस्कोप पावरफुल करते जाओ और छोटे छोटे देखते चले जाएं, लेकिन अणु तक पहुंचने की शक्ति कभी नहीं आएगी। पर उसमें वो 8 गुण होंगे जो सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं पड़ेगा है। क्या कमल भाई? स्वाति खुद ही म्यूट है, बिल्कुल, काफी देर से कुछ भी नहीं सुनाई दिया, तो ऑफ कर ले, अच्छा वीडियो ऑफ कर ले। नहीं हमें तो सुनाई दे रहा था। अच्छा, हाँ, ये कमल भाई का गड़बड़ है मामला। अच्छा, नहीं तो मैं ये कह रहा था कि धर्म के अनुसार अणु तक तो साइंस कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसमें वो सारे गुण विद्यमान होंगे। वो हमको उनके विश्वास पर श्रद्धा से उसको स्वीकार करना होगा आज्ञा विचय के अनुसार। जी अंकल, हाँ, नहीं ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन हुआ। अभी तक मैं खुद मतलब अज्ञानता की वजह से मैं कुछ अलग ही समझ रहा था कि हमारी इंद्रियों के आधार पर हम डिफाइन कर रहे हैं, पर आज बात क्लियर हुई कि ये तो उनके खुद के ही गुण है, तो वो उसमें तो कुछ बात ही नहीं हुई। किसी की इंद्रिय ज्यादा सशक्त है तो वो पकड़ पाए, किसी की इंद्रियां इतनी सशक्त ना हो तो वो ना पकड़ पाए। नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हुआ मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक महाराज जी एग्जाम्पल दे रहे थे हमारे को ज्ञान और अज्ञान। तो बोले तुम मनुष्य हो, तुमको स्पर्शन का पूरा ज्ञान है, पर अज्ञान कहाँ आ गया स्पर्श में? अज्ञान ये आ गया कि चक्रवर्ती को 9 योजन की सीमा है स्पर्शन इंद्रिय की, तो तुम्हारी जो 2 फीट तक की सीमा है, वहां से लेके 9 योजन तक तुम्हारा अज्ञान है, और 2 फीट तक तुम्हारा ज्ञान है ना। तो इस अपेक्षा से अपन की पहुंच जो कर सकते हैं वहां तक नहीं। चक्रवर्ती 9 योजन कर सकता है, हम 9 फीट भी नहीं कर पा रहे हैं,
हमारे हाथ जहां तक पहुंच रहे हैं वहीं तक कर पा रहे हैं। बिल्कुल अंकल, सही बात। स्वाति। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नरेश भैया ने 40 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया था, और मैंने सोचा था आज तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कौन क्वेश्चन पूछेगा, 9 बजे तक आज ओवर हो जाएगा। 9:30 भी हमें ओवर करना पड़ रहा है, ये स्थिति है। तो मतलब एंड दिस इज डेफिनेटली टू नीरज भैया's पॉइंट कि भाई के अंकल, कमल अंकल, आपके इनपुट्स इतने वैल्यूएबल होते हैं और इतनी और आप कॉन्सेप्ट्स ऐड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको तो कभी सेशन प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव रेडीमेड सेशंस ऑलवेज अवेलेबल टू कॉम्प्लीमेंट. But so thank you so much, Kamal uncle, Baike uncle, for all your inputs, and Naresh Bhaiya, thank you. It was so simply put, and I would say a very appropriate way to explain this complex topic. So thank you very, very much. स्वाति, तुमने जो बोला, एक तो मैं नरेश भाई को ये बोलना चाहूंगा कि जो बेसिक्स की डिमांड हो रही थी उस पर इन्होंने कवरेज बहुत अच्छा कर दिया। दूसरा ये जो तुम कह रही थी कि प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम दोनों को प्रिपेयर करना आता नहीं, इसीलिए हम लोग तो बस बैठ के कमेंट कर लेते हैं, हमको भाषण देना नहीं आता। बहुत अच्छा लगा। वो भी इम्पोर्टेंट है अंकल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लीडर्स वही बनते हैं जिनको वो काम करना नहीं आता। भाई के अंकल, एक मजाक की बात बोलूं, ये है कि दूसरों पे कमेंट करना बहुत आसान होता है अंकल। हाँ, इसीलिए तो हमने वो वाली पोजीशन ली है, कोई हम पे कमेंट न कर पाए, हम दूसरों पे कमेंट करते हैं। But thank you very much, and thank you everyone who's joined the session. And for to the audience, we could not introduce a few people, लेकिन अगली बार हम चाहेंगे आप लोग सब वीडियो पे आएं, so that we can also introduce the newer folks. Thank you. ये तो मैं भी कहूँगी, डॉक्टर विभा, मैंने बहुत अच्छे से दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, and it's very clear, very very clear, बहुत अच्छे से समझाया है हम सबको। Thank you so much, डॉक्टर विभा। समझाएंगे, लेकिन कोशिश थी, और आपके एक एक वर्ड इट रियली मैटर्स फॉर अस, बिकॉज आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, और कमल अंकल एंड वाई के अंकल डेफिनेटली नेक्स्ट बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ तत्वों का, पदार्थों का, सबका कंपैरिजन होगा, तो वो और भी अच्छा रहेगा। आपने इतना अच्छा बेस बना दिया है कि वो कंपैरिजन बहुत अच्छा बन पाएगा। Really congrats to you. Thank you. Thank you so much, Dr. Vibha. Thank you, everyone. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। So, Jai Jinendra. Jai Jinendra. Good night.